हेलो नमस्कार साथियों। अपना जो चैप्टर चल रहा था कोशिका संरचना एवं प्रकार, ये अपने पढ़ रहे थे। ये आज का सेकंड नंबर वीडियो रहेगा। जिसने भी सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। उसमें कोशिका संरचना एवं प्रकार शुरुआत अपनी चैप्टर की थी और आज का ये सेकंड वीडियो इसका रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड वीडियो, जो कि 11वीं क्लास जीव विज्ञान का अपना चल रहा है। रीट मुख्य परीक्षा टारगेट अपना 30 प्रश्नों का मास्टर स्ट्रोक जो है, पूरे के पूरे 30 प्रश्नों को वो कवर अपने एनसीईआरटी के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, आज का जो रहेगा अपना कोशिका संरचना प्रकार ये चल रहा था, इसके आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए इसमें देखिएगा, आज अपने पढ़ेंगे इसमें कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या है, और इससे पहले अपने पढ़ा था कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था। आज का रहेगा अपना कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली है। देखो, वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव उसका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रीय झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी मिली। यानी कि जो जीवद्रीय झिल्ली है, इसकी जो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी इसको बोलते हैं, आरबीसी है, इनके अध्ययन के बाद जो जीवद्रीय झिल्ली है इसका क्या हुआ, ज्ञान हुआ। और अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिकीय झिल्ली जो मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कोशिकीय झिल्ली मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है। तो याद रखना, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें प्रमुख रूप से लिपिड है, फोस्फोलिपिड होती है। लिपिड कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड होते हैं, जो दो स्तों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है। इसे क्या कहेंगे? जल भीरू कहेंगे। कुछ शिरा अंदर की ओर होता है, और इसमें सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी अध्रुवीय पुंज जलीय वातावरण से सुरक्षित होती है। जैसे अपने साबुन के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के संबंधित यहाँ पर झिल्ली के बारे में बता रखा है। और इसके अतिरिक्त फोस्फोलिपिड झिल्ली में क्या होता है? पोस्ट कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो रक्त में जो पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल होता है, वो क्या होता है? फोस्फोलिपिड की तरह कार्य करता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मुख्य रूप से याद रखना। फिर इसके बाद अध्ययन पाया गया। पहले तो अध्ययन में ये पता चला कि लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, और फिर कोशिका झिल्ली में अनुसंधान के बारे में पता चला कि मुख्य रूप से किसके बनी होती है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। तो याद रखना, कोशिका झिल्ली है, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। कि अलग अलग कोशिकाओं में इसका जो अनुपात होगा अलग अलग होगा। और मनुष्य की रुधिराणु, जिसे इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, कि झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है? लिपिड होता है। इसमें इस लाइन को आप याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न अगर सत्य असत्य में दे तो आपसे मन पूछा जा सकता है कि मनुष्य की रुधिराणु यानी कि इरिथ्रोसाइट जो होती है, उसमें झिल्ली में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है और कितने प्रतिशत लिपिड होगा। तो याद रखना, प्रोटीन जो होगी 52% है, और लिपिड पाई जाती है 40% पाई जाती है। और झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व प्रीदीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रीदीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे रहते हैं। ये यहाँ तक ये याद रखना प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, और इसके बाद में अनुसंधानों से पता लगाया जो कोशिका झिल्ली है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें कोशिका झिल्ली का उन्नयन नमूना है, जो उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। यहाँ से याद रखना, सिंगर व निकोलसन जो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा 1972 में कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना दिया गया था, और जिसे तरल कृमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। और इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फोस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन
पार्श्विक गति करता है और झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पे निम्न होती है। केवल यहाँ तक आप याद रखना कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ से मोस्टली प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलो इसमें नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार जीवद्रव्य झिल्ली का तरल नमूना दे रखा है, जो इसमें शर्करा होती है, प्रीदीय प्रोटीन दे रखे हैं, फोस्फोलिपिड द्विक सतह दे रखे हैं, इस प्रकार की इंटरनल प्रोटीन वगैरह इसमें दर्शा रखी है, इस प्रकार की एक संरचना दे रखी है, कोलेस्ट्रॉल इसमें दर्शा रखा है क्योंकि झिल्ली में ये सब कुछ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें देखो झिल्ली जो है, झिल्ली की तरलीय प्रकृति और इसके कार्य में देखो कोशिका वृद्धि है, अंतरकोशिकीय संयोजन है, का निर्माण, श्रवण करना, अंतःकोशिकीय है, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। और जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है। ये लाइन याद रखना कि जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, इसमें अणुओं का क्या होता है, परिवहन होता है, ट्रांसफर होता है। अणुओं का परिवहन किसमें होता है, जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य याद रखना। यह झिल्ली इसकी दोनों तरफ मिलने वाली अणुओं की चयनित पारगम्य है। जहां भी चयनित पारगम्य झिल्ली का नाम आएगा तो वो कौन सी हो जाएगी, जीवद्रव्य झिल्ली हो जाएगी। यानी कि अणुओं का आदान प्रदान जो है झिल्ली के एक से दूसरी तरफ होता है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से बाहर से होकर जाती हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलीय सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण, विसरण जो होते हैं उच्च सांद्रता से क्या होता है, निम्न सांद्रता की तरफ होता है। और इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। क्योंकि ध्रुवीय अणु को अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप याद रखना जीवद्रव्य झिल्ली के बारे में केवल याद रखना कि अणुओं का परिवहन जो होते हैं जीवद्रव्य झिल्ली में सर्वाधिक होते हैं। और इसके अलावा देखो कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसे एटीपी का उपयोग किया जाता है। एटीपी के बारे में अपने पढ़ेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन याद, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन, ठीक है। और यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन या पोटेशियम पंप वगैरह हो गया, ठीक है। आयन वगैरह दो पंप के रूप में कार्य करेंगे, सोडियम और पोटेशियम के आयन के रूप में ये कार्य यहाँ पर करती है। अब देखो कोश के भित्ति, देखो जो कोश के भित्ति होती है पौधों के जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव संरचना होती है। केवल कोश के भित्ति के बारे में याद रखना है, जो पादप कोशिका होती है इसमें पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति कोशिका को केवल क्या करती है, बाहरी आवरण को एक संगठित रूप से बनाए रखने का कार्य करती है। देखो यहाँ से पिछली बार जो प्रश्न बना था डायरेक्ट लाइन उठाई गई थी। देखो यांत्रिक हानि और संक्रमण से रक्षा करता है कौन, पादप ये कोशिका जो होती है भित्ति, कोशिका भित्ति, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क रखने या अवांछनीय वर्ध अणुओं के लिए अवरोध भी प्रदान करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो 2023 में बना था, देखो 2023 में मुख्य वृक्ष में आया था कि सवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ग्लाइकेन से है, मेनान से है, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि दूसरे पादपों में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। और नवपादप कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। नवपादप जो नए पादप उगा है, बना है, कोशिका बनी है, उसमें प्राथमिक भित्ति में क्या होती है, वृद्धि की क्षमता सर्वाधिक होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता, वृद्धि की क्षमता घटती जाती है। तो इसके साथ कोशिका की भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है, दूसरी भित्ति का भी इसके तरफ निर्माण होने लगता है। और मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेन की बनी होती है। इसकी जो मध्य पटलिका होती है इससे बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। जोड़ने का कार्य कौन करते हैं, जीवद्रव्य तंतु करते हैं, जो आसपास की कोशिकाओं को, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इंग्लिश में पूछा जाए तो प्लाज्मोडेस्मेटा है, और या जीवद्रव्य तंतु भी इस बात आपको मिल सकते हैं।
अब देखो ये अपने पढ़ा था जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है उसपे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सारे राइबोसोम है। जो खुरदरी करने का कार्य भी या राइबोसोम बनाता है। जिस पर राइबोसोम पाए जाएंगे वो क्या जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, और जिस पर राइबोसोम नहीं होगी वो क्या जाएगी, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका हो जाएगी। देखो ये आ गई अंतर झिलिका तंत्र। देखो इसमें झिल्लीदार अंग कार्य संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत सी ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें अंतःजीलिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःजालिका, गोल्जिकाए, लयनकाए, जिसे लाइसोसोम बोलते हैं, वह रसदानी अंग आते हैं। ठीक है। सूत्री कणिका है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं हरित लवक है, और वह पेरोक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें अंतःजलिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये भी याद याद रखना, अंतःजलिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। गोल्जिकाए, लाइसोसोम जिसको लयनकाए बोलते हैं, रसदानी यानी रिक्तिका है, ये तीन याद रखना, ये अंतःजलिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सूत्रीकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं हरितलवक है, प्रोक्सीसोम है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इनको अलग से यहाँ पर नोट्स में साथ साथ में लिखते जाना। अब देखो अंतर्द्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त कोशिका छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे क्या कहेंगे, अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है। अंतर्द्रवी जालिका क्या होती है, इसमें जो कोशिका द्रव्य होते हैं, कोशिका द्रव्य अपने पढ़ा एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। उसके अंदर चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका जालिका तंत्र बिखरा रहेंगे, उसका क्या कहेंगे, अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। वो प्राय राइबोसोम क्या होते हैं, अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस पर राइबोसोम पाए जाएंगे वो क्या कहेंगे, इस प्रकार की अंतर्द्रवी जालिका हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। जिस अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे क्या कहेंगे, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और राइबोसोम की अनुपस्थिति पर, इस पर राइबोसोम क्या होती है, नहीं पाई जाती है, उसका क्या कहेंगे, चिकनी। चिकनी वो क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, क्योंकि राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, इसको खुरदरी बनाने का कार्य करते हैं, और वो क्या होती है, चिकनी लगती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण व श्रवण में सक्रिय भाग लेती है, उन्हें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण, एक शब्द आ रहा है कि प्रोटीन का निर्माण आ रहा है, क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के साथ द्वारा होता है। और उसके साथ राइबोसोम किस पर पाए जाते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो कोशिकाएं प्रोटीन का संश्लेषण व श्रवण में सक्रिय भाग लेती है उनमें खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका बहुतायत से मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इसमें इस पर क्या पाई जाती है, राइबोसोम पाई जाती है। ये काफी फैली हुई तथा केंद्र के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। यहाँ से इसके लिपिड का शब्द याद रखना, लिपिड का संश्लेषण कहाँ होगा, वो होगा चिकनी अंतःपर्दीय जालिका। और राइबोसोम का शब्द आप याद रखना, खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका के साथ। और लिपिड की भांति स्टेरॉइड हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, लिपिड हो गया, ये शब्द जब जहां भी आएंगे वो शब्द याद रखना, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। और राइबोसोम आएगा, राइबोसोम के साथ याद रखना खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के साथ। खुरदरी के साथ क्या आ जाएगा, राइबोसोम आ जाएगा, और चिकनी के साथ क्या आ जाएगा, लिपिड और स्टेरॉइड याद रखना। अब देखिए गोल्जी का क्या होता है, गोल्जी उपकरण। यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न पिछली बार आया था, तो गोल्जी काय है, इसका खोज किसने की थी, या इसका निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता तो नहीं हो सकता क्योंकि खुद जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाई जाती हैं, तो खोज के द्वारा इसके प्रश्न में था। कैमिलो गोल्जी आया था। कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम क्या दिया गया, गोल्जी काय कहा गया। क्या कहा गया, गोल्जी काय कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली व कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से और लगभग 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से समांतर रूप में ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें जालिका काय कहते हैं। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उनतोदर शीर्ष परिपक्व सतह। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है
कि परिपक्व निर्माणकारी सतह और परिपक्व सतह किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखना गोल्जी काय में पाए जाते हैं। यह शब्द मिलता है सी सोट्रांस। सी सोट्रांस किससे संबंधित होते हैं, ये होते हैं गोल्जी काय से संबंधित है। अंगक सी सोट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं, लेकिन आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है तो अलग अलग, परंतु क्या होते हैं, आपस में गोल्जी काय में ये आपस में जुड़ी रहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य देखो क्या होता है, समेशित कर अंतर कोश की लक्ष्य तक पहुंचाना है, या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। कि बाहर श्रवण करने का कार्य कौन करता है, ये गोल्जी काय का उपकरण करना है, शिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला। संमिश्रित द्रव्य अंतर्द्रवी जालिका से स्फुटिका के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे में संकलित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गोल्जी काय का अंतर्द्रवी जालिका से निकटतम संबंध होता है। अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो अंतर्द्रव्य जालिका होती है, वहां पर क्या होगा, प्रोटीन राइबोसोम द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्योंकि राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, अपने पढ़ा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है उस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। यहाँ से इन चीजों को याद रखना। तो गोल्जी काय का संबंध किससे है, अंतर्द्रव्य जालिका से है, इनका निकटतम संबंध है, ये याद रखना। यहाँ से इस लाइन को याद रखना, गोल्जी काय का संबंध किससे है, अंतर्द्रव्य जालिका से निकटतम संबंध है, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर रहकर कार्य करने की करते हैं। देखो जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलकर पूर्व स्थित कुंड के रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी का एक ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल। यहाँ से एक प्रश्न याद रखना कि ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है, इसका जो निर्माण होता है कहाँ पर है, प्रमुख स्थल कौन सा होता है, गोल्जी का ही होता है। कौन सा, गोल्जी का ही होता है, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। अब देखिए लयन का क्या होता है, लाइसोसोम। इसमें आपको जो इंग्लिश नाम है वो भी मिल सकता है और हिंदी नाम है वो भी आप याद रखना। लयन काय थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लगता है कि लयन काय, तो लाइसोसोम अपने लगभग पढ़ रखा है कि लाइसोसोम होते हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थों का निपटान का कार्य करता है, लाइसोसोम अपने बढ़ते हैं। यह झिल्ली पुट्टिका संरचना होती है जो सेमेस्टर विधि द्वारा गोल्जी काय में बनते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है। पृथकृत लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज है, लाइपेसेज है, प्रोटोएसेज है और कार्बोहाइड्रेज है मिलते हैं। यानी कि एंजाइम एंजाइम के बारे में पूछा जा सकता है कि ये एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, लयन काय में या लाइसोसोम है, वहां पर ये एंजाइम का निर्माण होता है जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि इसमें पाचन में सक्षम होते हैं। ठीक है, पाचन में क्या करते हैं, सक्षम होते हैं। क्या होते हैं, लयन काय या लाइसोसोम होते हैं। रसदानी या वैक्यूल कहते हैं, या इसका नाम एक और होता है रिक्तका। सबसे बड़ी रिक्तका किसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी पाई जाती है पौधों में, और सबसे छोटी रिक्तका पाई जाती है जंतु कोशिका में। ये यहाँ से अंतर इनका याद रखना। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा गिरी जगह को रसदानी कहती है। जो झिल्ली से गिरी होती है रसदानी कहती है। इसमें पानी है, रस है, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, वो इसमें सम्मिलित रहते हैं। रसदानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया, रसदानी है, रिक्तका है जो एकल झिल्ली से आवृत होती है, एकल झिल्ली से घिरी रहती है, उसको क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% भाग होता है। 90% भाग का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी रिक्तका जो पाई जाती है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और पौधों में बहुत सी आयन में दूसरे पदार्थ सांद्रण प्रवणता के विपरीत फेनोप्लास्ट से होकर रसदानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव्य की उपेक्षता काफी अधिक होती है। तो रसदानी के लिए आप केवल यहाँ से इतना याद रखना, रसदानी या रिक्तका सबसे बड़ी रिक्तका पादप कोशिका में पाई जाती है और छोटी इसमें पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। देख इसमें और अमीबा में, देखो यहां से प्रश्न बन सकता है कि अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अमीबा होते हैं उसमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है इसमें रसदानी पाई जाती है, रिक्तका पाई जाती है। रिक्तका के माध्यम से ज्यादा रसदानी या रिक्तका के माध्यम से क्या करते हैं, अमीबा में उत्सर्जन की क्रिया होती है, वो संकुचनशील रसदानी होती है। और बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। अब देखिए
नेक्स्ट देखिए सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, इसमें इंग्लिश और दोनों याद रखना, नाम याद रखना। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया जिसे बोलते हैं, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्म दर्शी द्वारा इसको आसानी से नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब क्या, अभिरंजित का मतलब क्या होता है। सूत्रकणिका जैसे अपन डायग्राम में एक में देखें, देखो डायग्राम में एक बार देखो, ये होती है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि अलग अलग भाग को अलग अलग रंग से इसको रंगा गया है। इसको पहचानने के लिए इसमें बाह्य झिल्ली है, भीतरी झिल्ली है, अधात्री है। अधात्री को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी है, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है क्रिस्टी है निम्न में से किस पर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका में। और अंतर झिल्ली अवकाशिका है। अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग भागों को रंगा गया है ताकि इसको आसानी से पहचाना जा सके। इसी वजह से इसको कहा गया अभिरंजित अलग अलग भागों को किया गया। देखो इसमें मोस्टली प्रश्न क्या बनेंगे। जो सूत्रकणिका है, प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। अलग अलग कोशिका में सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। यह उसके कार्य की सक्रिय पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य में भाग लेती है। उसकी वजह से इसमें क्या होती है, सूत्रकणिकाओं की संख्या अलग अलग होगी। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है, जिससे तस्त्री नुमा बेलनाकार की होती है। मुख्य रूप से ये तस्त्री नुमा बेलनाकार आकृति की होती है और 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसत अगर बोले तो 0.5 माइक्रोमीटर ये क्या होती है, लंबी होती है, व्यास की होती है। और सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ये भी आप याद रखना। इसमें आपको अलग अलग इन चीजों को करना है। कौन एकल झिल्ली द्वारा संरचना से बनी है, कौन दोहरी झिल्ली युक्त है। जैसे सूत्रकणिका है दोहरी झिल्ली युक्त है। इसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली उसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्ष को बाह्य कक्ष में भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने समांगी पदार्थ से भरा होता है उसे क्या कहेंगे, अधात्री कहेंगे। अधात्री मैट्रिक्स भाग, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न याद बनता है कि अधात्री या मैट्रिक्स भाग है निम्न में से किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। धात्री शब्द जहां भी आपको मिले तो ये संबंधित कर देना माइटोकॉन्ड्रिया से। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतर्जलीय की अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिससे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्रिस्टी है, दो मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं यहाँ से, क्रिस्टी है और अधात्री से। थोड़ी सी गहराई के प्रश्न है, अधात्री और क्रिस्टी संबंधित दो आप याद रख लेना। ये माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका से संबंधित है, यानी कि अंतर्जलीय की अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, उससे क्या कहेंगे, उसके कहेंगे क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी इसको क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि क्रिस्टी का माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली क्रिस्टी का मुख्य कार्य क्या है। केवल क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है। क्षेत्रफल यानी कि इसको बड़ा बनाने का कार्य करेगी। और इसकी दोनों झिल्लियों में इसके संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य को से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और सूत्रकणिका में वायवीय संश्लेषण से संबंधित होते हैं। वायवीय संश्लेषण जहां भी शब्द आएगा, वायवीय संश्लेषण किसमें पाया जाता है, तो सूत्रकणिका तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह आपने पढ़ा होगा, इससे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वायवीय संश्लेषण होते हैं। वायवीय संश्लेषण होते हैं, वायवीय संश्लेषण होगा। और इनमें कोशिका ऊर्जा एटीपी के रूप में, एटीपी इसका फुल नेम याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी पूछा जा सकता है कि एटीपी का के रूप में ऊर्जा का संचरित कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। या इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखना, के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जो अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है वो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिका में क्या पता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में शक्ति ग्रह के रूप में यहाँ पर इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण। और सूत्रकणिका के अधात्री में यानी कि मैट्रिक्स में एकल वर्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 17 प्रकार के, दो ही प्रकार के हैं। राइबोसोम में याद रखना, राइबोसोम में 17 प्रकार के याद रखना, राइबोसोम में 17 प्रकार के होते हैं। तब प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक घटक मिलते हैं जो सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। सूत्रकणिका किसके द्वारा विभाजित होती है,
विखंडन के माध्यम से विभाजित होती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें लवक क्या होता है, प्लास्टिड क्या होंगे और ये किससे संबंधित है। तो प्लास्टिड होते हैं, लवक होते हैं। लवक सभी पादप कोशिकाओं में एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे जुगलिना में, लगभग पादप कोशिकाओं में ही ये क्या पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना है, ये भी याद रखना है, युग्लिना में लवक पाए जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा यूनिक करके पूछा जा सकता है प्रश्न। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्म दृष्टि से आसानी से दिखाई पड़ते हैं और इससे विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। क्योंकि लवक होते हैं, जो आपने देखा होगा अपने आसपास जितने भी पौधे होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, जिससे पत्तियां अलग कलर की होती है, थोड़ी फूल वगैरह निकलते हैं थोड़ी सी अलग कलर के हो जाती हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ लवक होते हैं पौधों में, क्या बात है, लवक पाए जाते हैं। लवक की वजह से वर्णीय लवक हो गया, अवर्णीय लवक हो गया, अपने पढ़ेंगे इसमें हरित लवक हो गया, उसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अपने प्रश्न बनता है कि गाजर का लाल रंग इसकी वजह से क्या होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसमें क्यों वर्णीय लवक है, क्योंकि ये प्रकार का, इसी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक है, वर्णीय लवक है और अवर्णीय लवक है। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं। इसमें याद रखना, जो हरित लवक है इसमें पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, संचित रखने का कार्य करते हैं। इसके अलावा वर्णीय लवकों में वस्साविलीय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे प्रोटीन है, जेंथोफिल है। प्रोटीन और जेंथोफिल क्या है, वर्णीय लवक है। इसके अलावा आप याद रखना, पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक ये हो गए हरित लवक, हरित लवक हो गए, ये हो गए वर्णीय लवक हो गए, तो अन्य दूसरे मिलते हैं। इस प्रकार के पादपों में पीले नारंगी लाल रंग दिखाई देते हैं। इसकी वजह से प्रोटीन और जेंथोफिल की वजह से होते हैं। पीले नारंगी और लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है, जो वर्णीय लवक है उनकी वजह से ये दिखाई देते हैं। और इसके अलावा देखो, अवर्णीय लवक विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। खाद्य पदार्थ का संचित रहते हैं, किसमें रहते हैं, अवर्णीय लवक में रहते हैं। इसको लाइन को आप अच्छी तरह से याद करना। अवर्णीय लवक में क्या होता है, खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। इससे मंड लवक है, मंड के रूप में, जिससे पौधों में जितने भी पौधे होते हैं उसमें भोजन किस रूप में संचित रहेगा, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। जैसे आलू है, आलू एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तेल लवक है, इसमें तेल व्यवस्था होता है। प्रोटीन लवक है, इसमें प्रोटीन का भंडारण होता है। प्रोटीन का क्या होता है, इसमें भंडारण होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए इसमें, चलिए इसमें देखिए अब, हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से में पाए जाते हैं। हरित लवक के लेंस के आकार के अंडाकार गोलाकार चक्रीय फीते के आकार के अंग होते हैं, विभिन्न लंबाई की। यानी कि कोशिकाओं के बारे में बता रखे कि हरित लवक में जो कोशिका होती है किस प्रकार के पाई जाती है, ने यहाँ पर दे रखा है। और इसमें प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास से हरित शिवाल, क्लेमाइडोमोनास याद रखना, एक शिवाल है, एक प्रकार का हरित शिवाल है, यहाँ से याद रखना। ये इसमें क्या होता है कि 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। और सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती है, द्विझिल्ली युक्त होता है। इसके अलावा हरित लवक या क्रोमोप्लास्ट जो कहते हैं इसको, ये क्या होता है, द्विझिल्ली युक्त होते हैं, इसमें याद रखना। ये उपरोक्त में से दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंत्य झिल्ली के घिरे हुए भीतर के स्थान को क्या कहते हैं, पिटिका कहते हैं। हरित लवक में अपनी दो भाग पड़ते हैं, पिटिका और ग्रेना, यानी कि स्ट्रोमा और ग्रेना। और तीसरा भाग इसका होता है थैलेकोइड होते हैं। ये यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं कि थैलेकोइड क्या होता है, स्ट्रोमा भाग का मुख्य कार्य क्या होता है, और ग्रेना भाग जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। पिटिका में यानी कि स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना होती है, उसको क्या कहेंगे, थैलेकोइड कहेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं थैलेकोइड की आकृति किस प्रकार की यहाँ पर दे रखी है। देखो जो थैलेकोइड है यहाँ पर देखो, ये जो होते हैं उसको क्या कहेंगे, थैलेकोइड कहेंगे। इसके पूरा अंदर का भाग आता है उसको क्या कहते हैं, पिटिका कहते हैं। पूरा अंदर का भाग है उसको पिटिका यानी स्ट्रोमा कहते हैं।
जो जो थैलीनुमा संरचना है, यहाँ से देखो ये थैलीनुमा संरचना है, उसको क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे। पिटिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संकलित होती है, उसको क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे। और थैलेकॉइड क्या होती है, सिक्कों के चपटों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, ढेर के रूप में दे रखे हैं, एक ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखे हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे। और ग्रेना क्या होता है, देखो अंतर ग्रेना थैलेकॉइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थैलेकॉइड को जोड़ती है, उसे पिटिका पटलिकाएं कहते हैं। जैसे एक दूसरे से अगर जिससे जुड़ी हुई है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा या पिटिका जो पटलिकाएं हैं उसको कहेंगे। और थैलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरती है, इसे अवकाशिका कहते हैं कि रिक्त स्थान, अवकाशिका। अवकाशिका मतलब क्या होता है, बीच का स्थान क्या होता है, रिक्त होता है। हरितलव की पिटिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का निर्माण का कार्य करते हैं। यहाँ तक देखो मोस्टली जो प्रश्न बनता है कि एक तो प्रश्न बनता है कि प्रकाश प्रकाशीय क्रिया में कौन सा भाग सक्रिय रहता है, तो स्ट्रोमा जो है। और अप्रकाशीय क्रिया में याद रखना ग्रेना भाग कार्य करता है। और इसमें छोटा द्विलड़ी वर्ताकार डीएनए अणु राइबोसोम मिलते हैं। हरितलवक थैलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। जो हरितलवक होते हैं थैलेकॉइड में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। और हरितलवक में पाए जाने वाले राइबोसोम तो 17 प्रकार के होते हैं। और कोशिका द्रवी राइबोसोम होते हैं जो 80 से क्या होता है, छोटा होता है। राइबोसोम से बार बार प्रश्न आ रहा है कि राइबोसोम कितने भाग होते हैं, इसमें 17 प्रकार के होते हैं, इसमें याद रखना है। राइबोसोम जो होते हैं 17 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको इसमें इतना याद रखना है, हरितलवक में स्ट्रोमा क्या होता है, ग्रेना है और थैलेकॉइड है। तीन मोस्टली यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें राइबोसोम के बारे में जानेंगे। राइबोसोम क्या है, देखो राइबोसोम के बारे में याद रखना, इसकी जो खोज करता है कौन है, जॉर्ज प्लेटे है। 1939 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा संगन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। तो सर्वप्रथम यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम राइबोसोम है जो किसके द्वारा देखा गया या राइबोसोम की खोज करता है, तो जॉर्ज प्लेटे है, याद रखना। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन और राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये बने और इसकी झिल्ली से घिरे रहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण किस भाग में होते हैं, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के प्रकार होते हैं। यहाँ से देखो ये आपका स्पष्ट हो जाएगा कि यूक्रोटिक राइबोसोम 80 प्रकार का है और प्रोकैरियोटिक है जो राइबोसोम है 17 प्रकार का होता है। यहाँ से इसमें अंतर के आधार पर पूछा जा सकता है कि जो 17 प्रकार का है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। और 80 प्रकार का होगा वो क्या होगा, यूक्रोटिक राइबोसोम होगा। और प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां बड़ी व छोटी होती हैं। तो इकाइयां होती है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो बड़ी उप इकाई है, छोटी उप इकाई है। ये राइबोसोम है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रख रखे हैं, छोटी और बड़ी उप इकाई के रूप में है। यहाँ पर यहाँ से देखो एक एस आकार, जैसे एस है 17 है। एस का मतलब क्या होता है, स्वीड वर्ग इकाई होती है, स्वीड वर्ग इकाई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो 80 प्रकार पाए जाते हैं, यहाँ से एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब क्या होता है, स्वीड वर्ग इकाई होता है। साधन गुणांक को प्रदर्शित करता है और यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S और 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से बना होता है। इसमें दो उप इकाइयां होती है, इतना इसमें याद रखना। और दो उप इकाइयां कौन कौन सी होती है, यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यानी कि 70S और 80S प्रकार की दो उप इकाइयां हैं। यहां से अगर थोड़ा सा गहराई का प्रश्न पूछिए तो ये बन सकता है। अब देखिए साइटोपंजर क्या होते हैं, इनके साइटोपंजर इनके साइटोस्केलेटन, प्रोटीन युक्त विषक्त जालिका व तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसको क्या कहेंगे, साइटोपंजर कहते हैं। और कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता करना है, गति है, कोशिका के आकार को बनाए रखना में ये उपयोगी रहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखो इसमें सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, यानी कि पक्षाभ व कशाभिका। पक्षाभिकाएं यानी कि इसमें वह कशाभिकाएं रोम सदृश कोशिकाएं होती है, रोम जैसी आकृति होती है इनकी, झिल्ली में मिलने वाली अपवर्ती है। पक्षाभ यानी कि सीलिया एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गति से सहायक है।
कशाभिका यानी कि फ्लैजिला अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक होती है। कोशिका की गति में सहायक कौन सी होती है? कशाभिका होती है। और प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कोशिका कशाभिका से भिन्न होती है, यानी कि जो इनकी आकृति होती है, ठीक है, संरचना होती है, वो क्या होती है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चला कि पक्षाभ कशाभिका जीव द्रव झिल्ली से ढके रहते हैं। किससे ढके रहेंगे? जीव द्रव झिल्ली से ढके रहती हैं और इस कोर को अक्षसूत्र कहते हैं। इस शब्द को याद रखना। अक्षसूत्र किससे संबंधित है? सीलिया और फ्लैजिला से संबंधित है। यहाँ से एक घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, गहराई का थोड़ा सा, कि सीलिया और फ्लैजिला से संबंधित है, अक्षसूत्र है, याद रखना। जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे समय के समांतर स्थित होते हैं, और अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विअरीय परिधि की और व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? 9+2 कहते हैं। 9+2 कहते हैं, जो कहां पर होती है? अक्षसूत्र में होती है। और अक्षसूत्र संबंधित है पक्षाभ व कशाभिका से। और केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एक केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्वीप के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार के 9 अरीय तान छड़ बनती है। चलिए, इसमें अक्षसूत्र याद रखना, पक्षाभ व कशाभिका के बारे में याद रखना थोड़ा। और इसमें पक्षाभ व कशाभिका में क्या होता है? जीव द्रव झिल्ली से ढके रहती है दोनों। देखिए, अगर आप प्रश्न बनता है तो डायरेक्ट एक लाइन उठाई जाती है, जैसे पिछले एग्जाम में भी प्रश्न मैंने बताए थे आपको कि डिट्टो एक तरफ से लाइन उठाई गई थी। देखो, इसमें त्रिदीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और दोनों पक्षाभ व कशाभिका तार के केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं। इसे आधारिक काय कहते हैं। अब देखो, तार काय व तार केंद्र, यहाँ से सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल याद रखना। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल इंग्लिश में कह दिया, और हिंदी में इनको कह दिया तार का काय व तार केंद्र। दोनों जंतु कोशिका से संबंधित है और पादप कोशिका से इनका कोई लेना देना नहीं। तारकाय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिससे तार केंद्र कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की बेलनाकार संरचना होती है, जिसके क्या कहेंगे? तारक केंद्र कहेंगे। ये अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारकाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। ये याद रखना। निम्न में से तारकाय की संरचना होती है, किस प्रकार की होती है? बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है। जैसे बैलगाड़ी का पहिया गोल होता है, उस प्रकार इसकी संरचना होती है। तार केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबलिन सूत्रों से बने होते हैं। ट्यूबलिन 9, इस लाइन को भी याद रखना। 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबलिन सूत्रों से बने होती हैं और इसकी आकृति जो होती है किस प्रकार की? बैलगाड़ी की पहिए जैसी होती है। यहां से ये लाइन उठ सकती है, बैलगाड़ी जैसी पहिए की आकृति होती है। और प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। 5 के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तार केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। तो प्रोटीन का भाग बना होता है तारकाय में, उसको क्या कहेंगे? धुरी कहेंगे। और यह परिधीय त्रिक की नलिका से प्रोटीन से बनी अरीय दंड से जुड़े होते हैं, यानी कि धुरी भाग व दंड भाग किसके होते हैं? इससे संबंधित है। ये जो दोनों भाग है वो है तारकाय से। और तारक केंद्र पक्षाभ व कशाभिका का आधार्य बनाता है और तर्क तंतु जंतु कोशिका के विभाजन के उपरांत तर्क उपकरण बनाता है। तारकाय है, तार केंद्र है, वो क्या है? पक्षाभ व कशाभिका का आधार्य बनाने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें बैलगाड़ी की जैसी आकृति है, ये याद रखना आप थोड़ा। इसमें तारकाय की आकृति होती है और इसमें 2 बेलनाकार संरचना होती है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। और तारकाय या तारक केंद्र जंतु कोशिका से संबंधित है। धुरी व दंड याद रखते, धुरी भाग व दंड भाग किसके भाग है? वो तारकाय के भाग है। ये थोड़ा आप याद रख सकते हो। अब देखो, केंद्र क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होगा? कोशिकीय अंक केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो यहां से याद रखना, केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी 1831 में। और बाद में फ्लेमिंग ने केंद्र में मिलने वाले पदार्थ को जो क्षारीय रंग में से रंजित होता है उसे क्रोमेटिन नाम दिया। ये याद रखना, क्रोमेटिन यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र किसके द्वारा नाम दिया गया है? फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है। और केंद्र की खोज, यहां से प्रश्न बनेगा। दोनों को याद रखना। केंद्रक से संबंधित है फ्लेमिंग और रॉबर्ट ब्राउन है, ये याद रखना बड़ा बड़ा। और इसके अलावा अगर इस प्रकार का प्रश्न बने कि केंद्र की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन है।
और इसमें मिलने वाले क्रोमेटिन यानी कि गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई है, वो है फ्लेमिंग। इसमें याद रखें। अंतराल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अंतराल अवस्था या केंद्रक किसे कहेंगे जिसका किसी प्रकार का विभाजन ना हो रहा हो। अच्छा देखिए, फैली हुई विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतुओं की बनी होती है, जिसमें क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचना मिलती है जिसे केंद्रीय कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिसमें बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिकीय द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है और बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जालिका में सतत रूप से जुड़ी हो रहती है व इस पर राइबोसोम से जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण थोड़ी सी गहराई के यहाँ से मुझे नहीं लगता किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। थोड़ी इस संरचना के बारे में इसमें बता रखा है, थोड़ा सा अपने पढ़ ही लेते हैं। देखो इसमें यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिकीय द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। ये लाइन थोड़ा याद रखना, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, एक से ज्यादा कोशिका नहीं होता। लेकिन ऐसा देखा गया कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं? ठीक है, कुछ कोशिका में एक केंद्रक होता है और कुछ कोशिका में एक से अधिक भी केंद्रक हो सकते हैं। देखते हैं कौन कौन। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रित रहित होती है, जैसे शतनधारी जीवों के रक्ताणु वह सहमी पौधों की चालनी नलिका कोशिका, ये क्या होती है, इसमें किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक रहित है, केंद्रक नहीं पाया जाता है? शतनधारी जीवों के रक्ताणु कोशिका है और सहनी पौधों की चालनी नलिका कोशिका है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। और केंद्रीय अधात्री या केंद्र द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलता है। यहाँ से कुछ इसमें लैंग्वेज में दे रखा है, यहाँ पर केंद्र की संरचना इस प्रकार की दे रखी है। केंद्रक द्रव्य जो होता है अंदर भरा होता है, इसमें केंद्रिक होता है, केंद्रक छिद्र वगैरह होते हैं, केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा आपका, अगर बनता है तो ये क्वेश्चन बनने वाला है। केंद्रक रहित, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देखिए, केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना जिसका द्रव्य केंद्रक के संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं, जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है और उनमें बड़ी व अनेक केंद्रित होती है। क्योंकि राइबोसोम में अपने पढ़ा था, राइबोसोम में किस प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। यहाँ पर राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आप याद करें, अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तत्वों की जाली मिलती है, इसमें क्रोमेटिन कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अवस्थाओं के विभाजन के समय केंद्र के स्थान पर गुणसूत्र संचलन दिखाई देती है। ये यहाँ से कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं जिसे स्टोन कहते हैं। स्टोन एक प्रकार की प्रोटीन है, प्रोटीन मिलते हैं उससे क्या क्या स्टोन कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है, क्रोमेटिन में, गुणसूत्रों में। और इसके अतिरिक्त इतर स्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए गुणसूत्र 40 गुणसूत्र होते हैं। ये लगभग वो पता है कि मनुष्य के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े अगर बात करें, अगर एक पुरुष में बात करें 40 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई 40 प्लस एक्स वाई है। और महिलाओं में बात करें तो 40 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि हो गए 23 जोड़े, या इसको कह सकते हैं 40 से गुणसूत्र कह सकते हैं। अब देखिए, गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिका में भी दिखाई देते हैं। विभाजक कोशिका, जो विभाजन कोशिकाएं होती है उसमें ही गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। सेंट्रोमियर कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है। प्राथमिक संकीर्ण को क्या कहेंगे, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। बिंब आकार की संरचना होगी इसके अंदर, उसको क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कह देंगे। और तारकाएं गुणसूत्र के दोनों अद्रव्य गुणसूत्रों में एक बिंदु पर पकड़ कर रखता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य केंद्रीय, जिसको मेट्रासेंट्रिक कहते हैं। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, इससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। और उपमध्य केंद्रीय, जिसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, गुणसूत्र पर
में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिससे परिणाम स्वरूप एक छोटी भुजा व एक भुजा बड़ी होती है। एक अगर बिंदु होते हैं एक्रोसेंट्रिक, जिसको क्या कहेंगे, गुणसूत्र में गुण सूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है, जिसमें अतः जबकि अतः केंद्रीय यानी कि फिवोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र पर स्थित शीर्ष पर स्थित होते हैं। थोड़ी लैंग्वेज में इसकी संरचना को बता रखा है, यहाँ से कोई क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है। अब देखिए सूक्ष्म काय क्या होता है, इनके माइक्रोबॉडी, बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियों जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, इसको क्या कह दिया, सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडी कह दिया। अब देखिए इसका सारांश दे रखा है, सारांश में वही है जो अपनी बड़ा था, वो सब कुछ दे रखा है सारांश इसका। अब देखिए क्वेश्चन देखो, इसके प्रश्न में देखो क्या आया, इनमें से कौन सा सही है। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, नहीं भी। कोशिका की खोजकर्ता कौन है, कोशिका की खोजकर्ता इसके अनुसार आप देखे दो, वैसे तो रॉबर्ट हुक है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। स्लाइड में समान ने कोशिका स्थान दिया था, ये सही है। वर्चो ने के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है, ये भी ठीक है। एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, ये गलत हो गया। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कोशिका की खोज इसके हम इस पार्ट के अनुसार देखें तो ल्यूवेन हुक है, वैसे रॉबर्ट हुक है प्रथम की थी। जीवित कोशिका को पूछा जाए तो ल्यूवेन हुक है। नई कोशिका का निर्माण होता है, तो नई कोशिका का निर्माण होगा पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से। ठीक है, ओमनिस ईशुलाइस कहेंगे। और इनमें से जोड़ा सही जैसे किष्टि होती है, किष्टि का मतलब क्या होता है, सूत्र कणिका में अंतर्वलन को किष्टि कहती है। कुंडलिका और थोलिकाइड, कुंडलिका क्या होती है और थोलिकाइड किससे संबंधित होती है, पिटिका में चपटे क्लाइमी है थैली, थोलिकाइड हो गया। और कुंडिका क्या होती है, गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली, जो गोल्जी उपकरण होते हैं बिंब आकार की थैली होती है। इस प्रकार का भी आपके प्रश्न बन सकता है कि जोड़े में लाइए। इनमें से कौन सा सही है, सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है, नहीं भी सभी में कोई जरूरी नहीं है। दोनों जंतु व पादप कोशिका स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती भाई। और प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवृत अंगक नहीं मिलते नहीं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें झिल्ली रहित होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती इसकी। ये कुछ प्रश्न थे, ऑप्शनल प्रश्न थे इस प्रकार के। इसके अलावा भी इसके जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको इसके प्रश्न मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, टेलीग्राम पर भी इसके प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा ए पर भी इस प्रश्नों को सीरीज डाल देंगे टेलीग्राम पर, आपको पीडीएफ के द्वारा इसके प्रश्न मिल जाएंगे। और इसके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ताकि आपको दोबारा अगर पढ़े तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट इसका चैप्टर करने वाले हैं। नेक्स्ट पहले मैंने वीडियो बना रखी है, इसमें वीडियो में बता रखा है कि 11वीं कक्षा में जीव विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और उन सभी का आपने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे, प्रत्येक का जितने भी चैप्टर हैं, ताकि अपना एक भी चैप्टर न रहे, क्योंकि प्रश्न किसी प्रकार का भी आ सकता है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।